हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप में वेलकम करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल, यानी पोस्ट पोस्ट मौर्याज एज यानी मौर्योत्तर काल। मतलब मौर्यों के बाद जो टॉपिक है उसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है, क्योंकि मौर्याज में हमने पढ़ा था कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था और एक बहुत बड़ा एक एम्पायर था, साम्राज्य था, और बहुत दूर दराज तक वो फैला हुआ था। और जब अशोक की डेथ के बाद वो साम्राज्य क्या हो जाता है, डेक्लाइन कर जाता है, उसका पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है वो साम्राज्य। और उसके खत्म होने कोई एक कारण नहीं गिना सकते हम, तो बहुत सारे मिले जुले कारण थे जिसकी वजह से वो एम्पायर खत्म हो गया। जैसे कि अशोक के बाद जो रूलर थे वो बहुत अनेबल थे, यो ठीक है, अयोग्य थे, कमजोर थे। और भी अगर प्रशासन बड़ा है तो उसे संभालने के लिए कोई एक योग्य शासक होना चाहिए। तो कुछ इकोनॉमिक रीजन ही बताते हैं कुछ हिस्टोरियंस, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम बताते हैं, कुछ अशोक की जो पीसफुल पॉलिसी थी, जो उसकी शांतिवादी नीति थी, उसका भी कारण बताते हैं, उसकी धम्म नीति को भी कारण बताते हैं। लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर मिले जुले कारण थे जिसकी वजह से वो एम्पायर खत्म हो गया, डेक्लाइन कर गया। तो मौर्याज के बाद फिर से एक तरह से इंडिया में कोई इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं हुआ। अलग अलग एरिया में कुछ स्मॉल किंगडम थे, कुछ छोटे छोटे राज्य थे। तो मौर्याज के बाद जो एक राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आया और जो राजनीतिक व्यवस्था जो चली और जो टॉपिक हैं जो मौर्याज के बाद आते हैं, उसको मौर्योत्तर काल यानी पोस्ट मौर्याज एज कहा जाता है। क्लियर यहाँ पे। तो हमने ये भी देखा था कि भाई लास्ट जो मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, उसकी हत्या उसके कमांडर इन चीफ यानी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और अपने उस राजा को मारकर, यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपने उस मालिक को मारकर गद्दी पे कब्जा कर लिया और मौर्य वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। और जो अगली जो डायनेस्टी थी, अगला जो वंश था जिसने मगध पे रूल किया, वो था शुंग डायनेस्टी, शुंग वंश। ठीक है, तो अब इसमें मौर्योत्तर काल में हम देख लेते हैं सबसे पहले शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश। तो हम बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की, शुंग वंश। क्लियर है। शुंग वंश की बात करते हैं। और शुंग वंश का जो फाउंडर था वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसने 185 या 184 बीसी में लास्ट जो मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, अंतिम मौर्य रूलर था बृहद्रथ, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, इसको मार दिया बृहद्रथ को। हमारी बातें, यानी लास्ट जो मौर्यन रूलर था कौन, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ का ये सेनापति हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अपना एक नया वंश चलाया जिसका नाम था शुंग वंश। तो पुष्यमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। और जो मगध पे अगला जो वंश आया जिसने रूल किया वो था कौन सा, शुंग वंश। क्लियर है यहाँ पे। हाँ जी। तो इस तरह से मगध पे रूल जो किया था किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया है। मौर्याज के बाद अगला जो वंश था शुंग वंश था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी विदिशा। समझ रहे हैं आप, विदिशा राजधानी हुआ करती थी पुष्यमित्र शुंग की। ठीक है, एमपी में पड़ता है विदिशा, एमपी। क्लियर है। तो विदिशा को अपनी राजधानी बनाकर पुष्यमित्र शुंग जो है रूल करता है, शासन करता है। और पुष्यमित्र शुंग ने कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कराए थे, अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध कराए थे। और अश्वमेध यज्ञ जो कराया था वो पुष्यमित्र शुंग का एक पुरोहित था जिसका नाम था पतंजलि। पतंजलि। तो पतंजलि ने मुख्य पुरोहित था पुष्यमित्र शुंग का। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुरोहित पतंजलि की मदद से अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है। और पतंजलि जो थे संस्कृत के काफी बड़े विद्वान थे। और पतंजलि ने जो अष्टाध्यायी थी, पाणिनि की जो बुक थी अष्टाध्यायी, उस पर
एक कमेंट्री लिखी, उस पर एक टीका लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था महाभाष्य। क्या नाम था? बुक का नाम महाभाष्य। महाभाष्य, समझ रहे हैं आप? तो इसको लिखें, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। तो इस तरह से पुष्यमित्र शुंग अपने यानी अंतिम मौर्य रूलर बृहद्रथ को मारकर, इसकी हत्या करके, डेथ करके, ठीक है, गद्दी पे बैठता और शुंग वंश चलाता और अपनी राजधानी किसको बनाता है? विदिशा, एमपी में पड़ता है। और अश्वमेध यज्ञ कराया, ठीक है, और ये यज्ञ किसने किए थे? उसके पुरोहित पतंजलि ने। और पतंजलि एक संस्कृत के बड़े विद्वान थे, और उन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसके ऊपर एक बुक लिखी, एक टीका लिखी जिसका नाम था महाभाष्य। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको एग्जाम में पूछता है। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। या पतंजलि की बुक कौन सी महाभाष्य? वो किस बुक के ऊपर एक कमेंट्री है? तो अष्टाध्यायी जो थी पाणिनि की, उसके ऊपर ये टीका लिखी, एक बुक लिखी। क्लियर यहाँ पे? तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी है, तो नोट करें। समझ में आई बातें? हो गया इतना? हाँ जी। और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका बेटा राजा बना जिसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद इसका बेटा आया जो राजा बना जिसका नाम था अग्निमित्र, ठीक है। और अग्निमित्र के बारे में कोई बहुत ज्यादा कोई अचीवमेंट, उपलब्धि नहीं मिलती है। इसका बस जिक्र इसी वजह से होता है कि कालिदास जी थे, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र एक कालिदास जी की एक बुक है, एक नाटक है, कालिदास जी इन्होंने लिखी है ये। और इसमें मालविका अग्निमित्र जो बुक है, जो ड्रामा है, ठीक है, नाटक है, और इसके हीरो कौन है? इसके हीरो है अग्निमित्र। जो नायक है इसमें, हीरो है, जो पात्र है, जो करेक्टर है इसमें मालविका अग्निमित्र में कौन है? करेक्टर अग्निमित्र करेक्टर है, हीरो है, ठीक है। तो कालिदास जी ने एक बुक लिखी एक नाटक के रूप में जिसका नाम था मालविका अग्निमित्र, और इसमें किसी कहानी है, प्रेम कहानी एक तरह से, अग्निमित्र। तो इस के हीरो कौन है? यहाँ पे अग्निमित्र है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी, ठीक है। तो ये पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठा जिसका नाम था अग्निमित्र। इसका बेटा है पुष्यमित्र, शुंग का बेटा अग्निमित्र। इसके बाद जो भी रूलर आए उन्होंने कुछ कुछ समय तक रूल किया, और इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट, कोई बड़ा राजा नहीं था, कोई रूलर नहीं था। और अंतिम एक रूलर था बहुत कमजोर, उसको मारकर फिर एक अगली डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था कणव डायनेस्टी। समझ रहे हैं आप? और ये शुंग जो डायनेस्टी, याद रखना, ये भी कौन थे? ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग कौन? ब्राह्मण थे। तो ये ब्राह्मण वंश था एक तरह से, शुंग वंश। कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, और उस प्रतिक्रिया के रूप में ब्राह्मणों ने क्रांति की, या पुष्यमित्र शुंग के अंडर में आके जो उन्होंने उसको मार दिया अंतिम मौर्य रूलर को, और फिर से एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना की, और ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति को फिर से स्थापित किया था। और कहते हैं पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्धों के प्रति बड़ा कट्टरवादी था। कहते हैं कि अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे, उनमें से बहुत सारे स्तूपों को तोड़ दिया, बौद्ध भिक्षुओं के साथ अत्याचार किया, और कट्टरवादी था बौद्ध धर्म के लिए। तो पुष्यमित्र शुंग को एक कट्टर हिंदू या एक ब्राह्मणवादी, या इस हिंदू धर्म का एक काफी बड़ा समर्थक या ब्राह्मण धर्म का समर्थक बताया जाता है, जो एक ब्राह्मण था। तो शुंग वंश के जो ये रूलर थे कौन थे? ब्राह्मण थे। समझ में आई बात है? हाँ जी। तो इस तरह से शुंग वंश के बाद जो अगली डायनेस्टी आएगी उसका नाम हो जाएगा कणव डायनेस्टी। क्लियर है? इसको कर ले नोट। हो गया इतना? तो इस तरह से शुंग वंश में बस हमको ये दो ही रूलर याद रखने हैं, ठीक है, दो ही रूलर हमें याद रखने हैं। इसके बाद जो अगली जो डायनेस्टी आएगी वो हो जाएगी कणव डायनेस्टी, कणव वंश, कणव डायनेस्टी, कणव वंश। तो लगभग 75 या 74 बीसी के आसपास वासुदेव, ठीक है, वासुदेव नाम का एक सेनापति था, एक अधिकारी मंत्री था, इसका अंतिम जो शुंग वंश करा जाता देवभूति, ठीक है। तो वासुदेव ने इस देवभूति की हत्या कर दी, इसको मार दिया, और शुंग वंश को
क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ रहे हैं आप? यानी ये जो वासुदेव था, जो इस शुंग डायनेस्टी में जो देवभूति जो अंतिम राजा था, उसी का एक मंत्री, और इस वासुदेव ने देवभूति को मारकर शुंग वंश को खत्म कर दिया और अगला एक वंश चलाया जिसका नाम था कण्व वंश। तो ये भी ब्राह्मण थे, कण्व वंश के जो शासक थे, रूलर थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो वासुदेव भी एक ब्राह्मण था। क्लियर है? इसके बाद जो और रूलर हैं फिर उनके बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या एक विश्वसनीय जानकारी नहीं है, और उसके बाद कोई इनका इतिहास भी नहीं मिलता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ये मगध पे मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और उसके बाद कण्व वंश के राजाओं ने शासन किया, रूल किया। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी शुंग वंश और कण्व वंश। तो ये शुंग वंश कण्व वंश कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। और अब आगे हम कुछ 2-3 बातों को और देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से जो शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, जैसे कि हमने अभी बताया कि भाई पतंजलि उसके पुरोहित थे, उन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखी थी महाभाष्य, और इसने उसी ब्राह्मणवादी समाज को फिर से लागू कर, मतलब ब्राह्मणवादी समाज के जो नियम थे उसको बनाए रखने की कोशिश की, वर्णव्यवस्था फिर से स्टेब्लिश किया। ठीक है, हाँ जी। और कहते हैं कि कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान था, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में। समझ रहे हैं आप? तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन्होंने, जैसे कि जो स्तूप थे, जैसे कि सांची का जो स्तूप था, सांची का स्तूप, और एक था भरूच स्तूप। ठीक है, तो शुंग काल में सांची स्तूप को फिर से मतलब इसकी रिपेयर करवाई गई, इसकी रेलिंग वगैरह को पत्थर से अच्छे से बनवाया गया। पहले इसमें ईंट वगैरह का यूज हुआ है सांची स्तूप में। तो शुंग काल में इस सांची स्तूप का विस्तार किया गया, रेलिंग वगैरह लगवाई गई। और ऐसे ही भरूच जो स्तूप था, इस पर भी इस शुंग काल में काफी काम कराया गया, रेलिंग वेस्टिंग वगैरह को बनवाया गया, पत्थर से लगवाया गया। और सच तो आप जानते हैं कि अशोक ने बनवाया था, और भरूच स्तूप था वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बना था, 2nd सेंचुरी बीसी में। तो इस तरह सांची स्तूप और भरूच स्तूप पर वेष्टनियों यानी रेलिंग का काम करवाया गया था शुंग काल में, और सांची स्तूप का जो आकार था उसको मतलब बढ़ाया गया था। समझ रहे हैं आप? तो इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर शुंग टाइम पीरियड की बात करें या कण्व टाइम पीरियड की बात करें, तो समाज वही था एक तरह से, कैसा, अपना वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं, जैसे सांची स्तूप, भरूच स्तूप पे जो रेलिंग थी, वेस्टनी थी, उनको इन्होंने बनवाया पत्थर से, और भी इस पे काफी काम करवाया। ठीक है, इस तरह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, यहाँ पर, ये जो सांची स्तूप है और भरूच स्तूप, यानी शुंग वंश और कण्व वंश के समय में। क्लियर है? तो ये मौर्योत्तर काल में हमने शुंग वंश और कण्व वंश को देखा। अब इसके बाद है एक और वंश आता है, अगला वंश, उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश, ठीक है, सातवाहन वंश। और ये जो सातवाहन वंश है, इसके बारे में जानकारी जैसे कि हमें पुराणों से मिलती है, जैसे मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में, यानी मत्स्य पुराण या और भी जो पुराण है, उसमें सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, आंध्र या आंध्र भ्रात्य। ठीक है, आंध्र या आंध्र भ्रात्य कहा गया है। तो जिससे पता चलता है कि भाई इनका संबंध आंध्र प्रदेश से रहा होगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो रूल किया, एक तरह से वो महाराष्ट्र वाले एरिया में ज्यादा रूल किया था इन्होंने, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठान, जिसको पैठण कहा जाता है, उनकी राजधानी हुआ करती थी। प्रतिष्ठान या पैठण इनकी राजधानी थी। समझ रहे हैं आप?
और इस सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था सिमुक सिमुक। तो सिमुक नाम के इस व्यक्ति ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी महाराष्ट्र में, और प्रतिष्ठान या पैठण को अपनी राजधानी बनाया था। और सातवाहन वंश के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलती है, जिसमें मेनली है मत्स्य पुराण। और पुराणों में इन सातवाहनों को आंध्र या आंध्र भ्रात्य बोला गया है। क्लियर है? तो सिमुक वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी इन महाराष्ट्र। बाद में फिर इनका विस्तार थोड़ा सा कर्नाटक, कुछ आंध्रा का एरिया, और ये कुछ एमपी या गुजरात वाले इस एरिया तक भी इन्होंने अपना विस्तार किया। तो इस तरह से जब ऊपर हमारे मगध में या विदिशा आंध्र प्रदेश वाला, सॉरी, मगध हो गया या ये एमपी वाला एरिया हो गया जहाँ पे पहले शुंग थे, और फिर बात करें तो कण्व वंश के रूलर आए थे। उसके बाद फिर इधर महाराष्ट्र और आंध्रा वाले एरिया में एक अलग डायनेस्टी आती, इसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी। तो सभी मौर्योत्तर काल के बाद के ही कुछ अलग अलग एरिया में कुछ छोटे छोटे रूलर हैं, समझ रहे हैं आप? तो अगली डायनेस्टी है सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन डायनेस्टी कहाँ पे थी? मेनली महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठान या पैठण इन सातवाहनों की राजधानी थी। और सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जिसने स्थापना की थी, वो था शिमुक। कौन था? शिमुक, जिसने इस सातवाहन वंश की स्थापना की। और राजधानी किसको बनाया था इसने अपनी? पैठण या प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो अब इस डायनेस्टी के जो कुछ इंपोर्टेंट बड़े बड़े मुख्य राजा हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इतना हो गया, ठीक है? कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, हमारी बात है। चलिए, तो इस तरह से ये सातवाहन वंश के बारे में अब हम देखते हैं। सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश का पहला जो एक बड़ा शक्तिशाली राजा, उसका नाम था सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी राजा था, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजसूय यज्ञ कराया था। राजसूय यज्ञ, ठीक है। और एक तरह से एक राजा की उपाधि ली थी, या सम्राट की उपाधि। प्रतिष्ठान पैठण ही राजधानी थी इसकी, वही प्रतिष्ठान या पैठण। प्रतिष्ठान या पैठण क्या है इसकी? राजधानी। समझ रहे हैं आप? तो ये एक पहला बड़ा शक्तिशाली राजा था इस वंश का, प्रतिष्ठान पैठण। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया, और सम्राट या राजा की उपाधि ली। और क्या चलाए थे? सिक्के चलाए अपने नाम से। ठीक है, और कुछ सिक्कों पर इसकी पत्नी का नाम भी है। तो इस तरह से सातकर्णी इस वंश का पहला एक शक्तिशाली राजा हो। क्लियर है? हाँ जी, सिक्के चलाए थे, चांदी के कुछ सिक्के, कुछ तांबे के, और राजा सम्राट की उपाधि ली, अपने आप को एक बड़ा राजा घोषित किया, 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ कराया, और प्रतिष्ठान पैठण इनकी राजधानी सातकर्णी। क्लियर है? अब इसके बाद तो एक बड़ा राजा था, इसने भी काफी एरिया पे अपना रूल किया, बड़े एरिया पे। इसके बाद एक और रूलर हुआ जिसका नाम था हाल। ठीक है, हाल एक राजा थे सातवाहन वंश का। ये अपनी शांति प्रियता और अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है, हाल। ठीक है, जैसे सातकर्णी था, उसका तो एक पीरियड था, उस तो अपना राज्य विस्तार करना, एक अपनी बहादुरी दिखाना। ठीक है, और ये एक तरह से शांति प्रिय है, ये अपनी विद्वता के लिए, ठीक है, अपने इंटेलेक्चुअल के लिए क्या है, काफी फेमस है हाल। समझ रहे हैं? तो शांति का काल था, विद्वानों को काफी ये संरक्षण देता था, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों को, विद्वानों को। और खुद भी एक काफी बड़ा कवि था, और उसने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती। तो एक बुक थी ये, हाल की बुक है, किताब है, गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती ये बुक है जो हाल ने लिखी, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पूछता है गाथा सप्तशती। क्लियर है? बाकी और कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है, काफी एक तरह से खुद भी कवि था, लेखक था, विद्वानों को काफी क्या है मतलब पैट्रोनाइज करता था, सपोर्ट करता था। तो इसका काम काल जो है शांति प्रियता और
विद्वता के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए जाना जाता है। अब इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली और महान राजा था उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ये इस वंश का एक महान प्रतापी और बहादुर राजा हुआ, गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्लियर है? इसके बारे में कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में कि जो इसके घोड़े थे वो 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ये घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। मतलब पता चलता है कि भाई इसका काफी बड़े एरिया पर कब्जा था, कंट्रोल था। समझ आ रही बात है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी काफी शक्तिशाली और इस वंश का से एक बहादुर और ताकतवर राजा हुआ, सबसे महान राजा कह सकते हो आप इसको। किसका? इस ये सातवाहन वंश का। सुन रहे? तो इसने बहुत बड़े एरिया पे, जैसे कर्नाटक तक का एरिया, कुछ आंध्रा के एरिया, महाराष्ट्र और उसे ऊपर भी इधर मालवा या इस एरिया तक इसने काफी बड़े एरिया पे अपना कंट्रोल किया, कब्जा किया। इधर अगर देखें तो इधर अरब सागर पड़ता ही, आप जानते ही हैं कहाँ पे है इधर। या अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये वाला इनका मेन एरिया था, किनका? सातवाहनों का। ठीक है? तो इधर मान लीजिए अरब सागर हो गए, इधर बंगाल खाड़ी अगर आंध्रा का एरिया है। ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे थे ये सातवाहन आपके इधर। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। सातवाहन कहाँ पे थे? इधर महाराष्ट्र वाला जो एरिया, इधर सातवाहन वंश। तो इस वंश का एक शक्तिशाली और बड़ा राजा था गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्लियर है? तो ये सातवाहन राजाओं के बारे में कुछ इंपोर्टेंट राजा हुए और उनकी जो कुछ इंपोर्टेंट बातें थी वो हमने देखी है। क्लियर है हमारी बातें? हाँ जी, तो इसको नोट कर लें। हो गया इतना? ठीक है। तो इस तरह से हमने इन सातवाहन वंश के राजाओं को देखा। सातवाहन वंश का ये जो राजा थे, एक तरह से अगर इनकी बात करते हैं तो इनका जो समाज था उससे पता चलता है कि भाई ये महिलाओं को काफी सम्मान देते थे। जैसे इनके जो नाम है वो माताओं के नाम पे है। ठीक है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, इस तरह से वलश्री सातकर्णी। तो इनके समाज में महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान था। और ये जो राजा थे सातवाहन वंश के, ये राजा अपनी माताओं के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। हमारी बात, महिलाओं का भी अच्छी स्थिति थी, उनको एजुकेशन का अधिकार था, उनको संपत्ति का भी अधिकार था। पर्दा प्रथा इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी इधर महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो काफी हाई स्टेटस था वुमेन्स का और काफी रिस्पेक्ट भी होता था वुमेन्स का, जैसा कि इन राजाओं के नामों से हमें पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको आप याद रखें। समझ रहे हैं आप सभी? और दूसरी अगर बात करें तो इन्होंने इन जो ये रूलर हैं सातवाहन वंश, ये जो राजा हैं सातवाहन वंश के राजाओं ने जैसे कि शीशे के सिक्के चलाए थे, चांदी तांबे के तो थे ही थे, चांदी हो गया, तांबा हो गया। ठीक है? शीशे के सिक्के भी चलाए थे इन्होंने, शीशे, लेड। समझ रहे बातें? और इनके जो क्वाइंस हैं, जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों पर कुछ पे हमें जहाज का चित्र भी मिलता है, जहाज। ठीक है? जहाज का भी कुछ चित्र मिलता है इनके सिक्कों पर। तो इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। इनमें से किस वंश के राजाओं ने ऐसे सिक्के चलाए जिन पर जहाज की आकृति बनी हुई है? जहाज के सिक्के चलाए तो वो सातवाहन राजाओं ने। किन राजाओं ने शीशे के सिक्के चलाए, लेड लेड क्वाइंस? तो वो इन सातवाहन डायनेस्टी के रूलर्स ने। किसने ये शिप, जिन पे शिप बनाए, जहाज बनाए, वो क्वाइंस किसने चलाए? सातवाहन राजा। या जो सातवाहन लोग थे वो काफी सम्मान देते थे वुमेन्स को, तो इनका समाज काफी अच्छा था वुमेन्स के लिए। तो पूछ सकता है कई बार कि भाई सातवाहन वंश का समाज कैसा है? तो एक तरह से वुमेन्स को ज्यादा रिस्पेक्ट, महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे। क्लियर है? और इन सातवाहन वंश के राजाओं ने, अगर हम कला के क्षेत्र में बात करते हैं तो अमरावती कला का जो विकास हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। अमरावती कला, अमरावती कला। ठीक है? अमरावती कला जो है इन सातवाहन राजाओं के समय अपने एक तरह से काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। और इन राजाओं ने पत्थर वगैरह को काट कर काफी गुफाएं वगैरह बनवाई थी और काफी चैत्य बनवाए थे, जो बौद्ध धर्म के लिए एक तरह से उनके प्रार्थना स्थल होते हैं, चैत्य प्रार्थना स्थल। और इनमें सबसे जो अच्छा चैत्य माना जाता है वो है कार्ले।
ठीक है, कारले का चैत्य, कारले, भज, कन्हेरी, ठीक है, नासिक, कारले का चैत्य। तो और अजंता एलोरा गुफाओं में भी काफी कुछ इन्होंने कुछ गुफा मंदिर या कुछ गुफाएं बनवाई। तो अमरावती कला को बहुत बढ़ावा दिया इन सातवाहन वंश के राजाओं ने। हमारी बातें। और सबसे फेमस जो चैत्य है वो है कारले का चैत्य। चैत्य मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रार्थना स्थल। ठीक है, हाँ जी। भज का चैत्य, ठीक है, कारले, भज, कन्हेरी, नासिक, तो इन क्षेत्रों में इन्होंने काफी गुफा मंदिर बनवाए थे। कारले, भज, कन्हेरी, नासिक और अजंता एलोरा गुफाओं में भी कुछ गुफाएं बनवाई। हमारी बातें, हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर। और इस समय जो इनकी इकोनॉमी थी लगभग ठीक थी। हमारी बातें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ी। कर लिया, इतना हो गया है, ठीक है, हाँ जी। तो इस समय जो कला है वो एक तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो ब्राह्मण धर्म है उनके देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां, ठीक है, या गुफा मंदिर, इस तरह से कला पर जो है धार्मिक प्रभाव है देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझी होंगी और की होंगी। क्लियर है यहाँ पे? यस। तो ये सातवाहन से इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, नॉलेज है, वो मैंने दे दी है यहाँ पे। और एक तरह से जो टाइम पीरियड था मौर्योत्तर का, सातवाहन लोगों का टाइम पीरियड, तो इस समय में कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ एलिमेंट भी एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलते, शासन में या राजनीतिक व्यवस्था में कुछ हमको विकेंद्रीकरण के जो तत्व भी दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन सातवाहन राजाओं ने करमुक्त जो भूमि अनुदान भी दिए थे ब्राह्मणों को, साधु संतों को। और एक तरह से फिर यहीं से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहीं से एक तरह सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, या विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ से दिखाई देती है। जो भूमि अनुदान इन सातवाहन राजाओं ने दिए थे, करमुक्त भूमि अनुदान। तो एक तरह से इनकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या इनकी पॉलिटिक की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो राजनीतिक व्यवस्था में हमको एक विकेंद्रीकरण के तत्व दिखाई देते हैं, एक डिसेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो आगे चल के इन राजाओं के एक तरह से पतन का कारण भी बने। और इन सातवाहन राजाओं ने क्या है, एक तरह से पहली बार जो है कर मुक्त जो है भूमि अनुदान देने शुरू कर दिए थे। बाद में फिर यहीं से धीरे धीरे एक बाद में चल के क्या बने, एक सामंतवादी व्यवस्था को रूप ले। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इन सातवाहन राजाओं के समय। और फिर हमने कुछ शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश। तो ये हुआ टॉपिक। अब इसमें हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम देखेंगे कुछ विदेशों से आने वाले राजाओं ने भारत पे अटैक किए, खासकर सेंट्रल एशिया से आने वाली कुछ ट्राइब थी, कुछ जनजातियां थी, जो एक के बाद एक आई और उन्होंने भारत पर कब्जा किया और फिर भारत के ही वासी हो गए, भारत में बस गए और यहीं के फिर वो होके रह गए। तो मौर्य काल में ही हम मौर्य काल में ही पढ़ रहे हैं। अब मौर्य काल में हमने एक तरह से जो मौर्यास के बाद कुछ डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया उनको देखा, जैसे शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। इधर दक्षिण में सातवाहन काफी बड़े थे, उधर ऊपर फिर शुंग वंश का कुछ एरिया था, कण्व का ज्यादा नहीं था। और फिर इधर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि ये इधर तो ये कुछ छोटे छोटे राजा हैं, साउथ में ये आपके महाराष्ट्र वाले एरिया में हो जाएंगे सातवाहन, ऊपर ऐसे कि हो जाएंगे कौन, कण्व, या उनसे पहले जो थे शुंग। ठीक है, तो ये जो मौर्य काल का टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में फिर कुछ विदेशों से आने वाली जनजाति या कुछ ऐसे विदेशी आक्रमणकारी लोग हैं जो आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर वो शासन कर रहे होते हैं, रूल कर रहे होते हैं। और उसी समय सातवाहन वगैरह भी हैं, ये कभी अलग अलग नहीं है। समझ आ रही बातें? तो एक तरह से ये मौर्य काल में ही भारत में तो इस तरह के ये कुछ राजा हम पढ़ रहे हैं, सातवाहन, शुंग वगैरह। और इसी टाइम पीरियड में विदेशों से भी कुछ ऐसी जनजाति या कबीले आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बस जाते हैं और यहाँ पे रूल करते हैं काफी लंबे समय। क्लियर है? तो अब हम इन विदेशों से आने वाले आक्रमणकारियों को देख लेते हैं। और ज्यादातर ये जो लोग आए थे वो आए थे सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब, या सेंट्रल एशिया की बहुत सारी अलग अलग कबीले या अलग अलग जनजाति लोग थे। सेंट्रल एशिया आने वाले कबीले या ट्राइब या जनजाति लोग थे जो आते हैं
और भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा करके यहाँ पे रूल करते हैं और भारत के ही वो बन के रह जाते हैं, भारत के वासी हो जाते हैं, भारत में बस जाते हैं। क्लियर है? तो हम देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले जो कौन आता है इन विदेशी आक्रमणकारियों में, जो विदेशी लोग हैं ये आक्रमणकारी हैं, इनमें सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी शासक। इंडो ग्रीक जिन्हों कहते हैं, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, या भारतीय ग्रंथों में या भारतीय साहित्य में इनको यूनानी क्या बोला गया, यवन भी कहा गया, हिंद यवन या हिंद यूनानी। तो ये भारत आने वाले सेंट्रल एशिया से पहले विदेशी लोग या आक्रमणकारी हैं जो यहाँ पर आके बसते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे कि अपना इंडिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लोग थे सेंट्रल एशिया से आए थे। इधर जब आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इधर ये फिर ये चाइना है इधर, ठीक है, इधर चाइना लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो इधर सेंट्रल एशिया कबीले टाइप के लोग हैं, जनजाति हैं, पशुचारण वगैरह, कोई बहुत बड़े इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और एक दूसरे के एरिया पे कब्जा करते हुए अच्छे घोड़े थे इनके पास, अच्छे लड़ने के हथियार थे, अच्छी टेक्निक थी इनके पास, तो जिसके दम पर ये इधर उधर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। जिस समय मौर्य वंश का रूलर था अशोक महान, ठीक है, तो उस समय ये लोग जो है जनजाति इधर उधर चाइना के लिए संकट खड़ा कर रहे थे, ये लोग खतरा बने हुए थे। तो चाइना के राजा ने, जो कहते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वो इसी जब अशोक था हमारे देश में, तो उसी समय 250 बीसी के आसपास चाइना के राजा ने इन सेंट्रल एशिया की जो ट्राइब थी, ये जो मध्य एशिया की जो कबीले थे, लुटेरे और ये खुकार खतरनाक जो लोग थे, इनसे अपने बचाव करने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने वहां पर एक दीवार बनाई, चाइना की महान दीवार, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग महान चाइना के वंश के राजाओं ने बनवाई है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वंश के राजाओं ने उसको बनवाना शुरू किया था। तो 2020 के आसपास जब हमारे देश में मौर्य वंश है और राजा जो अशोक है, तो उस टाइम में ही इन सेंट्रल एशिया के इन जनजाति या इन कबीलों से या ऐसे लोगों से बचने के लिए ही चाइना में क्या है, उन्होंने अपनी वो दीवार बनानी शुरू की, जो आज विख्यात है, चाइना की विश्व प्रसिद्ध जो दीवार है, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और इधर बहुत ये जो अशोक थे, उन्होंने कुछ इस तरह से इधर एरिया में कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई इधर से आने वाले लोगों के लिए कुछ यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, ऐसा प्रबंध किया जाए जैसे चाइना ने कर दिया था, ठीक है। तो पहले सेंट्रल एशिया जो कबीले थे इधर चाइना वगैरह तक जाते थे, ठीक है, लेकिन जब उधर दीवार बन गई तो वो इधर और जाने लगे, वो इधर मूव करने लगे, भारत की तरफ मूव करने लगे, इधर बढ़ने लगे भारत की तरफ। और इधर भारत आने वाले जो थे, अफगानिस्तान वाला जो एरिया रे, पाकिस्तान से ऊपर जो बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम वाला एरिया, तो इधर जो थे ये हिंद यूनानी जो लोग थे वो इधर ही आए सेंट्रल एशिया से और अफगानिस्तान वगैरह से, और इधर होते हुए इधर आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, इधर आके लोग बसे, समझ रहे हैं आप। तक्षशिला और इधर पंजाब में सियालकोट वगैरह, यहाँ पर आकर ये लोग बसते हैं और भारत के फिर इन हिस्सों पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, समझ रहे हैं। तो इधर कौन थे, ये हिंद यवन राजा थे, ये हिंद यवन, हिंद यवन। तो सेंट्रल एशिया से आने वाले ये कुछ कबीले जनजाति टाइप के लोग थे, उधर चाइना की तरफ तो जाने से इनको रोक दिया गया, तो ये इधर भारत की तरफ बढ़ते हैं और इधर आके पंजाब वाला तक्षशिला वाला जो एरिया है इधर, ठीक है, तक्षशिला पंजाब अफगानिस्तान और इधर भारत के जो पाकिस्तान वाले एरिया, इधर आके लोग अपना क्या कर लेते हैं, कब्जा करके इधर रूल करना शुरू कर देते। तो इन विदेशी लोगों में आने वाले जो लोग थे मौर्य काल में, वो सबसे पहले कौन थे, हिंद यवन या हिंद यूनानी शासक। हमारी बातें, ठीक है। और इधर तक्षशिला वगैरह पे कब्जा करते हुए भारत में आके क्या है, बैठ जा, हमारी बातें। हाँ जी। तो इस तरह से अब हम हिंद यूनानी राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, अब हम हिंद यूनानी राजाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये क्लियर हुआ, समझ में आई कुछ बातें, ठीक है। हाँ जी, इधर वो दीवार बना दी गई थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, और फिर ये लोग इधर मूव करने लगे और इधर आके बस गए, ये जो एरिया है यहाँ हिंद यवन, ठीक है। तो इन हिंद यवन जो राजा थे, इनकी जो
एक तरह से बात करें तो जो राजधानी थी इनकी थी शाकाल, ठीक है, शाकल या शाकाल, शाकल या शाकाल यानी सियालकोट जो पड़ेगा आज, सियालकोट, सियालकोट पंजाब। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है। तो ये हिंद यूनानी किधर आगे बसे? इधर जो आज का ये कौन पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया है, तक्षशिला पाकिस्तान, गंधार और सिंधु के इधर वाला जो एरिया है, ठीक है, इधर ये लोग आके बसे और शाकल या शालकोट पे इन्होंने अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाई। हमारी बात है। और कहते हैं कि जो पहला हिंद यूनानी शासक था जिसने इधर वाले एरिया पे पहला आक्रमण किया था भारत, उसका नाम था क्या? डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है। पहला हिंद यूनानी राजा कौन था जिसने अटैक किया भारत के ऊपर? डेमेट्रियस। तो ये डेमेट्रियस पहला हिंद यूनानी राजा हुआ। डेमेट्रियस पहला हिंद यूनानी राजा था जिसने इधर भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया और सियालकोट पंजाब, तक्षशिला, गांधार वगैरह जो एरिया है उस पर अपना कब्जा करके रूल किया और शाकल या सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। ये शाकल या सियालकोट कहाँ पड़ता है? पंजाब, पाकिस्तान। क्लियर है इतना? और फिर इसमें और भी एक दो राजा हुए, लेकिन सबसे जो हिंद यूनानी जो सबसे फेमस जो रूलर था, सबसे जो एक प्रसिद्ध जो राजा था, उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था? मिनांडर, मिनांडर। तो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध या ताकतवर राजा है मिनांडर। इसकी राजधानी क्या थी? वही शाकल शालकोट, ठीक है, शाकल शालकोट इनकी राजधानी थी और ये काफी एक तरह से कला और शिक्षा का केंद्र बन गई थी, ठीक है, कला और संस्कृति या शिक्षा का केंद्र शाकल। क्लियर है? और ये जो विदेशों से आने वाले लोग थे, इनका कोई अपना धर्म नहीं था, अपना कोई समाज नहीं था, ये भारत में आते हैं और ये विदेशी जो लोग हैं ये भारत के ही किसी न किसी धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। तो मिनांडर जो था ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ मिनांडर। और एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से बहुत प्रभावित हुआ मिनांडर और इस बौद्ध भिक्षु ने इस मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, दीक्षा दी और इस मिनांडर ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके द्वारा नागसेन से प्रभावित होकर नागसेन के द्वारा। और दोनों में काफी संवाद होता है, डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है। तो मिनांडर बहुत सारे क्वेश्चन करता है नागसेन से, पूछता है, सेटिस्फाई होता है जो उसकी क्वेरी थी, जो भी था बौद्ध धर्म को जाना इसने और जो भी प्रश्न इसके मन में आए वो सारे पूछे जाने। तो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, जो बहुत एक डिस्कशन हुआ जो चला, ठीक है। और उसके ऊपर एक बुक लिखी इस नागसेन ने जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। क्या नाम था उस बुक का नाम? मिलिंद पन्हो। तो उस बुक को मैं लिख देता हूं। हो गया इतना? मिलिंद पन्नो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो नागसेन और इस मिनांडर के बीच में क्या काफी डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई और फिर इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। नागसेन की उस शिक्षा से काफी प्रभावित हो मिनांडर क्या बन गया? बौद्ध हो गया, बौद्ध धर्म ने अपना लिया, बौद्धिस्ट हो गए। दोनों के बीच में जो इससे बातचीत हुई थी, इसको एक बुक के रूप में लिखा किसने? नागसेन ने। तो हमें मिनांडर और नागसेन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कौन सी बुक से मिलती है? उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। क्या नाम है? मिलिंद पन्हो। बुक का नाम मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो नागसेन ने लिखी ये बुक जिसमें हमें मिनांदर और नागसेन के जो सवाल जवाब थे उनका जिक्र मिलता है, ठीक है। नागसेन ने बुक लिखी मिलिंद पन्नो, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्नो बुक। हो गया? क्लियर है इतना? मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, इतना आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? ठीक है, चलिए। तो हिंद यूनानी राजाओं में सबसे फेमस, सबसे ताकतवर बड़ा राजा जो था जिसका नाम आता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो था मिनांडर, ठीक है। अब कुछ दो तीन और उपलब्धियां हैं इन विदेशी राजाओं के बारे में, खासकर ये
इंडो ग्रीक जो थे, जिनको हिंद यूनानी या हिंद यवन कहा जाता है, जैसे कि इन्होंने भारत में पहली बार, कहते हैं ना इधर वाले एरिया में, उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, तो इन्हीं हिंद यवन राजाओं ने ही भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए इस वाले एरिया में, और सिक्कों पर राजा का नाम था, लेख वाले सिक्के थे जिनमें कुछ लिखा होता था। ठीक है, डेट होती थी और राजा का नाम। ठीक है, राजा का नाम। तो इस तरह से इन हिंद यूनानी राजाओं ने इधर वाले इस एरिया में, इस उत्तर पश्चिम वाले एरिया में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, और इन सिक्कों पर कुछ लेख लिखे होते थे, डेट लिखी होती थी, राजा का नाम लिखा होता। तो भारत में पहली बार इन्हीं हिंदू राजाओं ने लेख वाले सिक्के चलाए। फिर बाद में भारतीय राजाओं ने भी इस तरह से अपने नाम वाले, डेट वाले सिक्के चलाए। तो इस तरह से ये विदेशी लोग थे जो भारत में आके बसे और भारत के किसी धर्म को अपना लिया। किसी ने बौद्ध धर्म, किसी ने हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म। क्लियर है? हो गया इतना? तो ये इंपोर्टेंट थी, 2-3 जानकारी पूछता है एग्जाम में कि भारत में एक तरह से पहली बार किसने सोने के सिक्के चलाए, तो हिंद यवन राजाओं ने चलाए। लेख वाले सिक्के किसने चलाए पहली बार? हिंद यवन राजाओं ने चलाए। इन पर डेट है, राजा का नाम। क्लियर है? इनके अभिलेख जैसे खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मी, इन भाषाओं में मिलते हैं। हो गया? तो इस तरह से हमने इन राजाओं को देखा। इसके बाद जो अगले जो रूलर आए थे जिन्होंने भारत पे रूल किया हिंद यूनानी के बाद थे, वो थे शक। कौन थे? शक। इसके बाद आते हैं शक, जिनको सिथियन भी कहा जाता है। शक को क्या बोला जाता है? सिथियन भी बोला जाता है इनको। सिथियन भी कहा जाता है। शक या सिथियन एक ही बात है। शक या सिथियन, ये भी सेंट्रल से आने वाले कौन थे? विदेशी लोग थे। शक या सिथियन। शक या सिथियन, इनमें भी अलग अलग कुछ लोग थे, और इधर तक्षशिला के बसे, और इन्हीं में से एक शाखा जो थी इधर नासिक और उज्जैन। ठीक है, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, और इधर उज्जैन, इधर आके ये लोग बसते। और इन शक राजाओं में जो सबसे फेमस एक जो राजा हुआ, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। 10 AD के आसपास रुद्रदामन। ठीक है, वो BC में थे। कौन? अगर उनकी बात करते हैं तो इंडो ग्रीक। ठीक है, तो इस तरह से उज्जैन और ये नासिक वाला जो एरिया है, ठीक है, नासिक का कुछ एरिया, उज्जैन का कुछ एरिया, तो इधर आके ये लोग अपना, इधर गुजरात वाले एरिया में ज्यादातर अपना आके ये लोग अपना कब्जा जमा के रहना शुरू कर देते। और इन शक राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ एक, उसका नाम था रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन। और ये रुद्रदामन कहते हैं कि काफी बड़ा विद्वान था, और इस रुद्रदामन ने एक बहुत अच्छा काम किया था किसानों की भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए। सुदर्शन झील याद है आपको? तो सुदर्शन झील जो कभी किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, इधर गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ सौराष्ट्र वाला जो एरिया गुजरात, वहां पे सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सिंचाई को ध्यान में रखते हुए, लोगों के भलाई को ध्यान में रखते हुए, इस रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की, सुदर्शन झील क्या करवाई? मरम्मत करवाई। गुजरात, देख लो, रुद्रदामन ने गुजरात की सुदर्शन झील को फिर से रिपेयर कराया, उसकी मरम्मत कराई, सुदर्शन झील। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछता है बार बार। और इसी ने पहली बार संस्कृत में अभिलेख लिखवा। ठीक है, अगर संस्कृत में पहला अभिलेख जो मिलता है वो रुद्रदामन का मिलता है। ठीक है, संस्कृत में अभिलेख। ठीक है, तो अब तक जो अभिलेख लिखे जाते थे
वो ज़्यादातर किस में, प्राकृत भाषा में होते थे। जैसे अशोक के अभिलेख किस में थे, प्राकृत भाषा में थे। तो रुद्रदामन ने पहली बार संस्कृत में अपने अभिलेख लिखवाए, काव्य शैली में लिखवाए हैं। ठीक है, काव्य शैली में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किस शक राजा ने करवाई, या पहली बार संस्कृत में अभिलेख लिखने की जो प्रथा वो किसने शुरू की, रुद्रदामन ने। तो हमारी बातें क्लियर है यहाँ पर। तो इस तरह से ये शक राजाओं में इंपॉर्टेंट था कौन सा राजा, रुद्रदामन। हो गया इतना, ठीक है। तो ये जो शक वंश के राजा थे, इन्होंने भारत में एक व्यवस्था चलाई थी, क्षत्रप प्रणाली। शासन करने की एक नई व्यवस्था थी, क्षत्रप प्रणाली। ठीक है, क्षत्रप प्रणाली, या एक तरह से पिता भी रूल कर रहा है साथ साथ, उसका बेटा भी युवराज भी, वो भी रूल कर रहा है। इस तरह सहभागिता वाला सिस्टम इन्होंने चलाया था। तो क्षत्रप प्रणाली इन शक राजाओं ने भारत में चलाई थी, शासन करने की क्षत्रप प्रणाली। क्लियर है, हो गया। तो शकों में ये इंपोर्टेंट राजा है। अब इसके बाद एक और डायनेस्टी आती है जिसका नाम था पार्थियन या पहलव। पार्थियन या पहलव, पार्थियन या पहलव, पार्थियन या पहलव। इन्हें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, ये भी इधर ही इस वाले एरिया में, इधर यहाँ पे आके रहते हैं। और इनका एक राजा है गोंडोफर्नेस, गोंडोफर्नेस, गोंडोफर्नेस। तो पार्थियन पहलव के बारे में कोई इंपोर्टेंट जानकारी नहीं है। इन पार्थियन पहलवों में एक जो राजा है जो सबसे शक्तिशाली था इनमें, वो था गोंडोफर्नेस। बस, और कुछ इनका कोई बहुत बड़ा कुछ काम या इंपोर्टेंट इसके बारे में कोई जानकारी और नहीं है। अब हम बात करते हैं अगला जो वंश है, कुषाण वंश। इसकी बात करते हैं, कुषाण वंश। ठीक है, हो गया इतना, कुषाण वंश। चलिए, कुषाण वंश, कुषाण वंश। तो इस तरह से हमने अब तक देखे तो इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, पार्थियन पहलव, और फिर लास्ट है ये जो विदेशी राजा हैं, जो सेंट्रल से आने वाले कुछ जनजाति कबीले लोग हैं, कुषाण वंश। और इन कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो इधर ये जो तक्षशिला और पेशावर वाला एरिया है, यहीं पे फिरोजपुर पेशावर। ठीक है, फिरोजपुर पेशावर, ठीक, पेशावर फिरोजपुर। ठीक है, तो इन राजाओं में अगर हम देखते हैं तो इनको यूची कबीले से संबंधित बताया जाए, इनको यूची। ठीक है, यूची कबीले, ठीक है, यूची वंश से, यूची कबीले से संबंधित है, यूची कबीले से। अब इसको तोखरी भी बोल देते हैं, तोची। ठीक है, तोची या तोखारी। ठीक है, तो ये एक ही है। तो कुषाण वंश किस कबीले से संबंधित थे, यूची कबीला, तोची या तोखरी कबीला, यूची तोखरी। ठीक है, तो किस कबीले से संबंधित हैं, यूची कबीले से, तोची या तोखरी कबीले से, कुषाण वंश। समझ रहे हैं। तो अब इस कुषाण वंश में हम कुछ राजा देखते हैं इंपोर्टेंट, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक जो राजा था, जैसे पहला एक जो राजा है उसका नाम था कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। इस वंश का एक पहला शक्तिशाली राजा था कुजुल कडफिसेस। उसके बाद आता है भीम कडफिसेस, भीम कडफिसेस, भीम कडफिसेस। ये कुषाण वंश का पहला राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, हाँ जी, कुषाण वंश का पहला राजा था भीम कडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए। और भीम कडफिसेस का बेटा हुआ जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क। 70 एडी से लगभग रहेगा, 102 या 4 एडी तक रहेगा। ठीक है,
कनिष्क। 102 या 4 कहीं पे ऐसा मिलता है। तो कुषाण वंश के लोग किसे से संबंधित थे? यूची कबीले से, तोची या तोखरी कबीले से। इस वंश का एक पहला शक्तिशाली राजा कुजिल खडफिसेस। फिर आता है भीम खडफिसेस, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वंश के एक शक्तिशाली राजा, सबसे पावरफुल, सबसे नामी राजा, जिसका नाम था कनिष्क, जो 78 एडी में राजा बनता और लगभग 102 या 104 एडी तक उसने भारत पे रूल किया था कनिष्क। तो कनिष्क ने एक शहर बसाया था पुरुषपुर। कौन सा शहर बसाया था? पुरुषपुर, जिसको आज पेशावर कहा जाता है। पेशावर, पाकिस्तान। ठीक है, और एक शहर कनिष्कपुर नाम से कश्मीर में बसाया था। और इसकी पहली राजधानी फिरोजपुर थी, दूसरी राजधानी थी इसकी उज्जैन, यानी मथुरा। इसकी पहली राजधानी और दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली बहादुर राजा, नामी राजा था, जिसका नाम था कनिष्क। इसी ने पुरुषपुर या पेशावर शहर बसाया था, इसकी पहली राजधानी थी। और एक दूसरी राजधानी थी जिसका नाम था मथुरा। काफी नामी राजा, काफी बड़ा राजा है। और इसका जो एरिया था वो चीन से मिलता था, और जो सेंट्रल एशिया तक के यारकंद, खोतान, ठीक है, तो कासगर, यारकंद, खोतान, कासगर, तो इतने बड़े एरिया तक, ठीक है, अफगानिस्तान का एरिया और ये सेंट्रल एशिया का एरिया, तो कनिष्क का जो साम्राज्य था वो चीन तक फैला हुआ था। चीन से सीमाएं मिलती थी इसकी। हमारी बातें, हाँ जी। तो विदेशी था लेकिन भारत में आया, भारत का ही बन के रह गया, भारत का ही राजा कहलाया। और इसने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। ठीक है, और चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी इसने, बौद्ध सभा या बौद्ध संगीति बुलाई थी, चौथी बौद्ध संगीति। बौद्ध सभा कुंडलन कश्मीर में हुई थी, मैंने बताया होगा जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा। चार उसके काउंसिल या असेंबली या सभा हुई थी ये संगीति। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, कुंडलन कश्मीर में, चौथी बौद्ध सभा। और उस बौद्ध सभा के जो मैं अध्यक्ष मैंने आपको बताए होंगे, उस बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे वसुमित्र। चौथी बौद्ध सभा हुई थी, चौथी बौद्ध सभा, इसका अध्यक्ष वसुमित्र। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष, अश्वघोष। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और चौथी बौद्ध संगीति बुलाई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। खुद भी काफी कहते हैं कनिष्क जो था विद्वानों को अपने यहाँ पर रखता था, अपने दरबार में। कुछ बड़े बड़े विद्वान इसके दरबार में रहते थे, जैसे कि वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है, चरक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक। जो इन्होंने बुक लिखी है चरक संहिता, एक फिजिशियन थे, वैद्य थे। नागार्जुन जो थे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे। वसुमित्र थे, अश्वघोष, ठीक है। तो वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, तो इस तरह के बड़े बड़े विद्वान कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्लियर है यहाँ पे? और जो कनिष्क था ये 78 एडी में किस पे गद्दी पे बैठा? कब राजा बना ये कनिष्क? कब राजा बना था? 78 एडी में राजा बना, और इसने एक संवत चला जिसका नाम था शक संवत। ठीक है, तो शक संवत किसने चलाया था? इसी कनिष्क ने चलाया था। 7 ईस्वी सन से शुरू होता है, जिसको हम एडी कहते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, ईस्वी सन। और जो भारत सरकार का जो कैलेंडर है, भारत सरकार किस कैलेंडर को यूज करती है? शक संवत को करती है भारत सरकार। ठीक है, भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो शक संवत पे आधारित है। शक संवत इंडियन गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है, या इंडियन गवर्नमेंट कौन से कैलेंडर को यूज करती है? शक इरा, शक संवत, शक कैलेंडर। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है कनिष्क। हमारी बात है जी। स्तूप भी बनवाया था इसने, ठीक है, बौद्ध विहार वगैरह बनवाए थे इधर पेशावर ये। और मथुरा जो था एक क्या था, एक
कला का केंद्र था, व्यापार का केंद्र भी था, ठीक है। और जो रेशम मार्ग जाता था इधर चाइना से होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए उधर जाता था यूरोप की तरफ, उस रेशम मार्ग पे कंट्रोल था कनिष्क का। और काफी सोना ऐसे मिलता था। तो भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे, इन्हीं कुषाण वंश के राजाओं ने चलाए थे, क्योंकि इनको सोना मिलता था, व्यापार भी होता था, ठीक है। विदेशी व्यापार हो रहा है, मतलब चाइना से लोग सिल्क ले जा रहे हैं, सोन, ठीक है, रेशम, और इधर होते हुए व्यापारी कहाँ भेजा करते थे? पश्चिम एशिया, सेंट्रल एशिया या यूरोप तक जाता था, ठीक है। तो इस पर इनका कंट्रोल था, समझ रहे हैं आप? और यहाँ पे जो व्यापारी है, जब व्यापार करेगा, यहाँ से गुजरेगा इनके एरिया में से, ठीक है, तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, चुंगी देनी पड़ेगी, वो सोने चांदी के रूप में होती थी। तो इस तरह से कुषाण वंश यानी कनिष्क का जो सिल्क रूट इनके एरिया से गुजरता था, सेंट्रल एशिया से, पर कब्जा था, और काफी सोना, काफी इनकम होती थी सोना। तो इस समय काफी ट्रेड जो था, इंटरनेशनल ट्रेड, वो काफी अच्छा था इस मौर्योत्तर काल में, समझ रहे हैं आप? मौर्योत्तर काल में ट्रेड जो था काफी क्या था? काफी अच्छा था, उन्नत था, काफी, मतलब कहें एक प्रगतिशील या प्रगति के रास्ते पर अर्थव्यवस्था चल रही थी, ठीक है। हमारी बात है, जो सिल्क रूट अपना अक्सर क्या है, अक्सर न्यूज में रहता है, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, जिसको चाइना फिर से बना रहा है रेशम मार्ग को, ठीक है। चाइना से होता हुआ जाएगा सेंट्रल एशिया, पश्चिम एशिया, पूरा यूरोप तक जाएगा वो। तो सिल्क रूट जो यहीं से था, कि प्राचीन भारत में या प्राचीन काल में सबसे पहले जो सिल्क बनाने की टेक्नोलॉजी है वो चाइना से, और काफी इसकी डिमांड थी लोगों में, राजा महाराजाओं में। चीन से व्यापार होता था सिल्क का, जिस रास्ते से व्यापार होता था उस रास्ते का नाम पड़ गया सिल्क रूट या रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग पर कुषाण कनिष्क का कंट्रोल था, तो सोना चांदी मिलता था, काफी इनकम होती थी। तो विदेशी व्यापार, देशी व्यापार, इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत अच्छा था। समझ आई बातें? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कनिष्क यानी इन विदेशी राजाओं के बारे में। क्लियर है? तो ये हमने कुछ मौर्योत्तर काल के इन रूलर्स को हमने देखा है। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार नोट कर लें इसे आप। फिर हम आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। हो गया इतना? ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ विदेशी रूलर्स थे जो भारत में आके बस गए, भारत के वासी हो गए, और इन लोगों ने अलग अलग समाज अपना लिया, ठीक है, अलग अलग धर्म अपना लिया, और ये भारत के वासी हो गए। और इन विदेशियों को जो भारतीय समाज था, इन विदेशियों को भारतीय समाज में एक निम्न क्षत्रिय कहकर, वर्ण अवस्था में, क्षत्रिय वंश में, निम्न क्षत्रिय वंश में मानकर इनको क्या है, स्थान दे दिया गया। तो इस समय बहुत सारे विदेशी लोगों का भारतीयकरण हुआ, भारतीय समाज में उनको शामिल कर लिया गया, और भारतीय लोग बन गए। हमारी बात है। और इस समय जो मौर्योत्तर काल था, ये सिक्कों का एक, कहते हैं ना, अनोखा, एक रिमार्केबल एज थी ये। सिक्कों के लिए एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही एक अविस्मरणीय या एक अच्छा काल था, ठीक है। तो इस समय आम आदमी भी सिक्कों में लेन देन कर रहा है, तो एक कॉइन्स इकोनॉमी या सिक्की वाली अर्थव्यवस्था चल पड़ती है, ट्रेड बहुत अच्छा होता था। हमारी बातें। और यहाँ पर विदेशी लोगों के साथ ट्रेड होता था, जैसे देखते हैं कि रोम के साथ व्यापार था, चीन के साथ व्यापार था, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार था, ठीक है। हाँ जी। तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। और इस समय जो बहुत सारे क्या है, अलग अलग शिल्प यानी क्राफ्ट्स, काम धंधे भी, नए नए काम धंधे बहुत फल फूल रहे हैं, सिटी बस रहे हैं, शहर बस रहे हैं। शहरों के उससे भी बहुत अच्छा टाइम था मौर्योत्तर काल, और विदेशी व्यापार, इकोनॉमी के लिए, और खासकर सिक्कों के लिए जाना जाता है, अभूतपूर्व काल था। तो ये वो टाइम है जब, जिसका बेस कभी किसने तैयार किया? मौर्य टाइम पीरियड ने, मौर्य काल ने। बहुत सारे व्यापारिक मार्ग थे जो भारत में और विदेशों में जुड़े हुए थे, ठीक है। उत्तरापथ जाता था इधर बंगाल से, तमिल इधर पाटलिपुत्र होता हुआ तक्षशिला, और इधर सेंट्रल एशिया। तो भारत के अंदर भी और भारत से बाहर के लिए भी विदेशी व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार होता था, बहुत सारे ट्रेड रूट भारत में और भारत से बाहर, विदेशी जो ट्रेड रूट थे, फॉरेन रूट थे, उनसे जाके जुड़ते थे। रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार होता था, बहुत काफ़ी इनकम होती थी रोम के व्यापार से। हम, हमारी बात है। तो इकोनॉमी इससे बहुत अच्छी है, शहर बस रहे हैं, शहरों के लिए बहुत अच्छा टाइम था, बहुत ज़्यादा शहर बसे, ठीक है। कॉइन्स, सिक्कों के लिए जाना जाता है, ट्रेड, कॉमर्स और इकोनॉमी बहुत अच्छी। समाज में इन विदेशी लोगों को शामिल कर लिया गया, हमारी बात है। और इस तरह से ये जो टॉपिक है,
ये कंप्लीट होता है। और कुषाण काल की जो कला थी ना, कुषाण काल में, तो कुषाण काल की जो कला है उसको गंधार कला कहा जाता है। गंधार शैली या गंधार कला, ठीक है, जो ज्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस कला में बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध जी की मूर्तियां बनाई गई और ये इस तरह की और सारी मूर्तियां बनाई गई। तो कुषाण काल किसके लिए जाना जाता है? अपनी गंधार कला के लिए, गंधार शैली के लिए। तो गंधार कला का चरमोत्कर्ष था, ठीक है, क्लाइमेट था इस कुषाण टाइप में, जो गंधार कला थी। इस पर यूनान की कला का भी काफी प्रभाव, भारतीय और यूनानी कला से मिली जुली कला थी, जिसका नाम था गंधार कला, जिसमें बुद्ध जी की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। और जो कला थी ना, ये गांधार कला, एक तरह से इसमें वास्तविकता दिखाने की बात कही है, ये वास्तविकता के नजदीक थी गांधार कला। इस पर विदेशी प्रभाव था, यूनानी रोमन जो कला शैली थी उसका प्रभाव था, मिलजुल कर ये बनी थी इधर गांधार वाले एरिया में। तक्षशिला गांधार जहाँ गंधारी हुआ करती थी, एक महाजनपद था गांधार, ठीक है, इस वाले एरिया। इसमें बुद्ध जी की मूर्तियां बनाई गई हैं, बड़े ही एक तरह से यथार्थ, मतलब एक वास्तविकता या सच्चाई को दिखाया गया है। बुद्ध जी की जो मूर्तियां हैं वो जो अपोलो थे, यूनानियों के राजा, नहीं, यूनानियों के देवता अपोलो, उनसे मिलती जुलती दिखाई गई। और इस समय अपने मथुरा भी एक कला का केंद्र बना हुआ था, मथुरा भी, ठीक है, मथुरा कला ये भी इसी समय काफी विकसित हो गई थी। ये अपनी स्वदेशी कला थी, देशी कला यानी स्वदेशी कला थी अपनी, ठीक है। और बुद्ध जी की जो पहली मूर्ति मिलती है भारत में, मथुरा कला की मिलती है वो, ठीक है, मथुरा कला में बुद्ध जी की मूर्ति है। तो ये मथुरा जो कला है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े हुए विषयों के पर बनी है। बहुत सारी मूर्तियां इसमें मथुरा कला में मिलती है। और मथुरा से ही कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मिली है, मथुरा से ही कनिष्क की एक सिरविहीन मूर्ति मिलती है। और इन विदेशी राजाओं ने ही भारत में, जैसे कि ये वो जो होता है शेरवानी टाइप बड़ा सा कोट जो होता है, जो मॉडिफाई रूप शेरवानी है, वो लंबे कोट, बूट, ठीक है, और ये हैट वगैरह, रकाब वगैरह, तो ये कुछ नई टेक्नोलॉजी, युद्ध लड़ने की टेक्नोलॉजी लेके आए थे ये विदेशी लोग, ठीक है। तो मथुरा कला एक अपनी देशी स्वदेशी कला थी, जिसका विकास भी इसी समय होता है। और यह इस कला के विषय क्या थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। ये मथुरा कला है, ये थोड़ी सी आध्यात्मिक ये कला थी, इसमें थोड़ा सा शांति, अध्यात्म या इस तरह की बातों को अभिव्यक्त किया गया, ठीक है। और एक तरह से ये वास्तविक यथार्थवादी कला थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने इस टाइम पीरियड से देखी हैं, क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप लोगों ने सारी बातों को ध्यान से सुना और लिखा होगा, क्लियर है यहाँ पर। तो आप लोग इस हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, बस आप अपना टाइम देकर और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ये फ्री कोर्स है और यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए बहुत ही लाभदायक, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होंगे। और इतना कर लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि हिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर किसी भी एग्जाम में करके आएंगे, चाहे स्टेट सर्विसेज की बात हो या यूपीएससी की, क्लियर। बाद में हम और भी एक टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन सीरीज इस तरह से और भी लेके आएंगे, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन होंगे हर सब से, हर टॉपिक से जुड़े हुए, वो भी कराएंगे। तो आप इस प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठाएं और वीडियो अपना पूरा लास्ट तक देखें, जिससे आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, क्लियर है आप लोगों को। तो बस हिम्मत से, मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है और अपनी तैयारी को हमें करते रहना है। और एक एकाग्रता के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी सिलेक्शन गारंटी हमारी है। अगर बस आप हमारे साथ जुड़कर ईमानदारी से, मेहनत से, अपना लगन से आप मेहनत करेंगे टाइम देकर, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस की बात कर लो, राजस्थान हो, एमपी, या किसी भी स्टेट की बात हो, या यूपीएससी की बात, ठीक है। तो बस हमें एक हिम्मत साहस के साथ आगे बढ़ना है और अपनी मेहनत करनी है और हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़, क्लियर है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सारे क्लासेज का, लेक्चर का, जो फ्री क्लासेज हैं, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्लियर है। तो अगले टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। अब तक हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि हमने शुरुआत की स्टोन एज से, फिर इंडस वैली, फिर आर्यंस, वैदिक कल्चर, ठीक है, फिर हम जैना, बौद्धा,
16 महाजनपद, मगध पढ़ा, फिर उस समय बीच में कुछ विदेशी आक्रमण हुए ईरान से और सिकंदर का, वो भी हमने पढ़ा। मौर्याज पढ़ा, और फिर हमने मौर्य टाइम पीरियड बाद जिसको कहते हैं ना मौर्योत्तरकाल काल, उसको पढ़ा। उसमें हमने विदेशी राजाओं को देखा, कुछ अपने जो छोटे रूलर थे भारत के उनको देखा, शुंग वंश, कणा वंश, सातवाहन, और विदेशों से आने वाले इन राजाओं का जिक्र किया जो मैंने आपको बताया। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सेशन, ये क्लासेस जो हैं जो वो अच्छी लगी होंगी, आप इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।